नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल वेद क्लासेस पर। दोस्तों, हम अपना समास वाला टॉपिक जो है वो तैयार कर रहे थे और इसकी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको समास के 6 भेद पढ़ाए, 6 भेद बताए थे, जिसमें से हमारा पहला भेद था वो था अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय और चौथा था द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा था हमारा बहुव्रीहि समास। दोस्तों, जो दो समास के इसके शुरू वाले भेद हैं अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पूरे करा दिए थे। आपको अगर आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको ये जो आगे के भेद हैं वो समझ में आएंगे। पहले आपको वो दोनों समास अच्छे से तैयार करने हैं, उसके बाद आप ये वाले समास तैयार करेंगे, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और तैयार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, और वो भी कोई एक क्वेश्चन नहीं, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने तीसरे समास की ओर। जो समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। देखिए, जहां पर पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में या जब भेद बताए थे इसके, कि जब हम कोई भी समास पढ़ते हैं उसमें जो पद प्रधान माना गया है वो इसलिए प्रधान माना गया है कि उस शब्द के या उस पद के जुड़ने से उस पूरे शब्द का अर्थ बदल गया है, इसलिए उसे क्या माना जाता है? प्रधान पद। तो इसमें कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद, मतलब दूसरा वाला। लेकिन दोनों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अब ये लाइन ध्यान देने वाली है कि दोनों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, मतलब दोनों पद में से एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। ये जरूरी नहीं है कि कौन सा पद विशेषण होगा, या पहला ही विशेषण होगा दूसरा नहीं होगा, दूसरा भी हो सकता है। आगे है, वहां कर्मधारय समास होता है। देखिए, विग्रह करने पर बीच में है जो या के समान आता है, मतलब जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो हम जो इसके बीच में शब्द लगाते हैं या शब्द लगते ही हैं वो है जो और के समान। देखते हैं कैसे लगते हैं। जैसे चरण कमल, हमें एग्जाम में दिया गया है चरण कमल, तो अब हम इसमें लगा के देखते हैं कि फिट बैठता है या नहीं। देखिए, चरण कमल मतलब कमल के समान चरण, जो चरण कमल के समान है उन्हें बोला जाता है चरण कमल। एक पद विशेषण है, विशेषता बता रहा है, और दूसरा क्या है? विशेष्य। इसमें विशेषण कौन सा शब्द है? कमल, क्योंकि जो चरण है उनकी विशेषता बताई जा रही है किसके समान? कमलों के समान। तो विशेष्य हुआ चरण और विशेषण हुआ हमारा कमल। आगे देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। महापुरुष, महान है जो पुरुष। हम उसी पुरुष को तो महान कहते हैं, जो महान होते हैं उसी को तो महान पुरुष कहते हैं, वरना तो सिंपली पुरुष बोला जाता है। लेकिन जो पुरुष महान होते हैं उन्हें बोलते हैं महापुरुष, इसलिए है महान है जो पुरुष। आगे चलते हैं अपने समास के अगले भेद की ओर, द्विगु समास। देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। दोस्तों, ये इस समास की सबसे बड़ी पहचान है और इससे सटीक कोई और पहचान इसकी नहीं हो सकती। इस समास का पहला पद हमेशा ही संख्यावाचक होता है। इसकी पहचान करना सबसे सरल है। देखें, जैसे चौराहा, त्रिलोक, पंचवटी और नवग्रह, इन सभी का जो हमारा पहला पद है वो संख्यावाचक है। जैसे चौराहा हुआ 4 राहों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, पंचवटी 5 वटी, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का समूह होता है, उसी को तो नवग्रह बोला जाता है, इसलिए नवग्रह। तो जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर क्या होता है? हमारा द्विगु समास। अगला समास है दोस्तों हमारा द्वंद्व समास। देखिए, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। दोस्तों, कोई पहला या दूसरा पद प्रधान नहीं बता रहा है, बल्कि क्या है कि जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास।
इसका विग्रह करने पर बीच में और, या, अथवा, एवं आता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत या विलोम होते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत या विलोम होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, रात दिन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और एक लास्ट है इसमें देवासुर। दोस्तों, ये जो हमारा द्वंद्व समास है, इसे लेकर के बहुत से लोगों के मन में ये विचार है कि जिन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि योजक चिन्ह लगा होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ शब्द इसके ऐसे उदाहरण हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगा होता और वो भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। देखिए, एक उदाहरण मैंने इसमें से लिया है, देवासुर। दोस्तों, इसमें जो है योजक चिन्ह नहीं लगा है, फिर भी द्वंद्व समास है, क्योंकि देव और असुर दो अलग अलग विपरीत हैं। देव और असुर मतलब देवता लोग और असुर, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास। चलते हैं अपने आखिरी समास की ओर, बहुब्रीहि समास। देखिए, जहाँ पर न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। समास विग्रह करने पर तीसरा पद सामने आता है। दोस्तों, इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, इस समास में जो अर्थ होता है, वो जो हमारा शब्द है, वो उसका अर्थ जो है समास विग्रह करने पर हमें जो नया शब्द बनता है, हमें कोई शब्द दिया है, जब हम उसका विग्रह करते हैं और उसके बाद जो हमें एक नया शब्द मिलता है, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। वो होता है हमारा उसका उदाहरण। देखिए कैसे, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दोस्तों, एक बात इस समास में बहुत ध्यान रखने वाली है, छोटी सी ट्रिक है कि ये जो हमारा बहुब्रीहि समास है, इसमें जितने भी देवता हैं उनके नाम सब इसी में आते हैं। ज़्यादातर उनके नाम, देवताओं के नाम किस में आएंगे, हमारे बहुब्रीहि समास में। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे चलते हैं। देखिए, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजा जिसकी, अर्थात विष्णु। देखिए, यहाँ पे एक नोट करके मैंने कुछ लिखा है। दोस्तों, यदि किसी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, और ऑप्शन में वहाँ पर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों होते हैं, तो आप ये समझेंगे कि नीलकंठ मतलब जिस कंठ जो नीला है, तो आप इसमें समझें कर्मधारय, क्योंकि विशेषण है और विशेष्य दोनों चीज़ हमें मिल रही हैं, लेकिन ये गलत है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि भगवानों के नाम किस में आते हैं, हमारे इसमें बहुब्रीहि में, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि, क्योंकि जो नीलकंठ है वो किसे बोला गया है, शिव को। शिव जी को क्या बोला गया है, नीलकंठ, इसलिए यहाँ पर होगा हमारा बहुब्रीहि समास। आप कभी भी, आपके एग्जाम में कभी भी कोई प्रश्न ऐसा आता है जो आपको ऐसा लगे कि कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी हो सकता है, तो उसमें आप हमेशा बहुब्रीहि पर टिक लगाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपका ज़्यादातर सही होता है। ये एक ट्रिक है जो आपको समझनी चाहिए अच्छे से। दोस्तों, आज हमारे समास जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा समास को लेकर के। अगर आपको बहुत से इसके एग्जाम्पल तैयार करने हैं तो आप किसी भी किताब की सहायता से उन्हें तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।